जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में। भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हमारा 11वां लेक्चर आपके सामने है और इस 11वें लेक्चर से हमारे अध्याय 2 का प्रारंभ हो रहा है। आपको बता दें, अध्याय 2 का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की भौगोलिक संरचना या भारत का भूगर्भिक इतिहास। इसके अलावा हम इसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया नाम से पुकार सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इस पूरे लेक्चर में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत की भूगर्भिक संरचना का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको बता दें, चूंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पर जो टॉपिक उठाया हुआ है वह है भारतीय भूगोल या भारत का भूगर्भिक संरचना या भूगर्भिक इतिहास। यदि हम बात करें विश्व भूगोल की दोस्तों, तो वहाँ पर इसकी चर्चा की जाती है कि विश्व के भौगोलिक या विश्व का भूगर्भिक स्ट्रक्चर या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो वहाँ हम चर्चा करते हैं संपूर्ण विश्व को लेते हुए। अर्थात दोस्तों जो केंद्र पर है वो ये कि यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय परिदृश्य में भूगर्भिक इतिहास का। अब बात आती है कि आखिर यह भूगर्भिक क्या है और भूगर्भिक विकास या भूगर्भिक संरचना में हम मूलतः किसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आपको पहले ही बता दें, भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत मुख्य तौर पर हम भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। चट्टान की संरचना, उसका क्रम, उसका विकास और किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, उनकी क्या विशेषता है, उसमें कौन सा धात्विक या अधात्विक खनिज है इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उन सभी को हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों ये मुख्यतः पूर्णतः जो बेस्ड है वो भारतीय परिदृश्य में है। अर्थात दोस्तों जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, भारत आपके सामने है। इसमें हम मुख्य तौर पर देखेंगे कि कौन कौन सी चट्टान कहाँ पर पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं आर्किन क्रम की चट्टानें होती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं या कडप्पा क्रम की चट्टानें होती हैं। तो कई दफ़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फला चट्टान कहाँ पर पाई जाती है। अर्थात दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पूछ लिया गया कि विंध्य क्रम की चट्टानें निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत हैं या किस राज्य में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। या इसके अलावा मान लीजिए पूछ लिया गया कि सोना किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है या हीरा किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इस अध्याय को समझने के बाद स्वतः ही मिल जाएगा। अब बात की जाए विगत वर्षों में आए हुए कुछ प्रश्नों की, तो आपके सामने है सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है। इसके अलावा भारत में कोयला उत्पन्न करने वाले भौमिकीय समूह हैं। या इसके अलावा कुछ प्रश्न इस हिसाब से पूछे जाते हैं, जैसे भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। और ऑप्शन में हमें कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन इत्यादि नजर आ रहे हैं। अर्थात हमें मुख्य तौर पर ये जो प्रश्न हमारे सामने अभी हैं इनका ही अध्ययन करना है। इनमें हमें देखना है कि हम इन प्रश्नों को कैसे कवर कर पाएं। तो ये सभी प्रश्न हमारे कब बनेंगे, ये हमारे बन पाएंगे जब हम इस अध्याय को भलीभांति इस तरीके से एक इसके कॉन्सेप्ट के साथ इसके सारे फैक्टों को कवर करते हुए कंप्लीट कर ले जाएं। तो यही कारण दोस्तों कि हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब बात की जाए कि आखिर जब हम इसे पढ़ेंगे तो पढ़ने का हमारा एक क्रम क्या होगा। तो आपके सामने यहाँ पर एक टेबल प्रदर्शित है जिसमें आप देख पा रहे हैं भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। तो आपको बता दें, भारत के भूगर्भीय इतिहास में हमें 4 मुख्य जो वर्गीकरण है चट्टानों का वो देखने को मिलता है। जबकि जब हम बात करें विश्व के लिहाज से दोस्तों तो वहाँ पर हमारा ये क्रम दूसरे पैटर्न में हमें देखने मिलेगा, जिसमें ये तो होंगे ही है, इसके अलावा बहुत सारे और भी जो इसके टाइप हैं वो भी हमें अध्ययन करने होते हैं। तो वो तो विश्व की बात है। जब भारत की बात आती तो मुख्य तौर पर दोस्तों जो चार्ट आपके सामने है इसका ही अध्ययन हमें करना होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण 4 प्रकार से आपको मुख्य तौर पर देखने मिला। सबसे पहले आद्य महाकल्प, दूसरा पुराण महाकल्प, तीसरा द्रविड़ीय महाकल्प और चौथा आर्य महाकल्प की चट्टानें। तो सबसे पहले तो यदि हम बात करें कि आखिर ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं यह क्यों कर रहे हैं, तो देखिए वास्तव में सर्वप्रथम जैसा कि हम सभी जानते हैं और ऐसा हमारे भूवैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया हुआ है और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रमाणित हैं, तो इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं सबसे पहले कि हमारी जो पृथ्वी है ये सबसे पहले कैसी थी दोस्तों, तो ये एकदम रक्त तप्त आग का गोला थी। अर्थात जो चट्टान अभी हम देख पा रहे हैं, जैसा भूपरपटी अभी हम देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें दोस्तों तो हम सभी जानते हैं कि जब हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, जैसे ही हम उसका अध्ययन करेंगे विश्व भूगोल के अंतर्गत, तो हम सभी इसको भलीभांति तरीके से जानते हैं कि अगर ये हमारी अर्थ है तो इसका जो ऊपर का भाग है इसे हम कहते हैं भूपरपटी। इसे हम कहते हैं दोस्तों भूपरपटी। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हम पाते हैं कि हमें एक खंड मिलता है जिसे हम कहते हैं प्रवार, और सबसे अंदर हम पाते हैं दोस्तों कि एक और ब्लॉक है जिसे हम कहते हैं क्रोड या कोर। तो मुख्य तौर पर हमें देखने मिला कि आखिर क्रस्ट, मेंटल और कोर या क्रोड।
तो ये जो हमें देखने मिल रहा है दोस्तों, प्रारंभ में जब हम इसकी बात करते हैं तो ये सभी आपका कैसा था, तो ये आपके इस क्रोड वाले एरिया की तरह था। अर्थात दोस्तों इस कोड और प्रवार के बीच का जो एरिया है यानी कि लिक्विड वाले फॉर्म पे था। जबकि हम बात करते हैं जब इस क्रस्ट की या आपके भूपर्पटी की, तो यहाँ हमें देखने मिलता है कि यह कैसा है, यह सख्त है। और जब ये सख्त है या ठोस है तो इसने रॉक का एक रूप धारण किया हुआ है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर हमें चट्टान देखने मिल रही है, मिट्टी देखने मिल रही है इत्यादि। लेकिन इसके पहले ये कैसा था, तो ये आपका पूरा जो एरिया था ये एक रक्त तप्त आग के गोले की तरह था। और आगे चल करके इसी पृथ्वी में यानी कि इस संपूर्ण पूरे इस आपके अर्थ में या इस गोला में कह दें, जो आपकी एक आकृति है गोल, इस आकृति में जैसे ही वह रक्त तप्त जो भाग है वो शीतलन की ओर गया। अर्थात दोस्तों जैसे ही वह ठंडा होना स्टार्ट हुआ, धीरे 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 इसी क्रम में यहाँ पर चट्टानों का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी थी, तो वो एक आग का गोला थी। फिर धीरे धीरे इसी क्रम में क्या होता है, जब शीतलन की क्रिया होती है तो आगे चल करके यहाँ हमें देखने मिलता है कि यह ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो चारों तरफ में आपके चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और उसे ही हम नाम देते हैं दोस्तों यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, भूगर्भिक संरचना और भूगर्भिक इतिहास। और ये विश्व के क्रम में भी है, भारत के क्रम में भी है। तो आज हमारा मुख्य तौर पर भारत के क्रम में है। नेक्स्ट, मान लीजिए यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। और वह यह है कि कोई भी गर्म चीज़ हो, मान लीजिए यदि आप दूध को भी उबालते हैं तो आप पाएंगे कि एक समय के बाद उसमें ऊपर एक मलाई पड़ती है। तो वो हो क्या रहा है, वो गर्म चीज़ है और ठंडी होगी तो उसमें कुछ तो ठोस सतह आएगी, एक सतह होगी जो कि ठोस होगी। ऐसे ही यदि हम बात करें, मान लीजिए आपने हलवा को यदि देखा हो, तो हलवा जब आपका वो बनेगा दोस्तों, तो उसमें भी ऊपर की ओर आप पाएंगे कि कुछ समय यदि आप उसे रखे रहने दें तो वो जो तरल है वो ठोस में धीरे धीरे धीरे, लेकिन कब और कैसे आप पाएंगे, जैसे दूध में भी मलाई पड़ी तो कब और कैसे, तो वो मुख्य वजह थी शीतलन। जैसे 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 वो क्या होते चला जाएगा, ठंडक उसको मिलती चली जाएगी और ठंडा होते चला जाएगा तो उसकी जो ऊपरी परत है वो सख्त होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसा ही हमारी इस पृथ्वी के साथ हमें देखने मिलता है कि जो आपका ये आग का गोला है, रक्त तप्त है, एकदम बिल्कुल गर्म है। और ये जब ठंडी हुई, जब इसमें शीतलन की क्रिया हुई तो आगे चल करके इसने अपने आप को किस रूप में लाया दोस्तों, तो आपकी ऊपरी परत चट्टानी रूप धारण करती है। और इसी क्रम में सबसे पहले विकास होता है हमारी इन चट्टानों का, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पुनः जब हम इस चार्ट को अपने देखते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं कि भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य तौर पर इन 4 पोर्शन में है। तो आद्य महाकल्प के क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें आप देखते हैं आपको 2 नाम देखने मिल रहे हैं, आर्कियन और धारवाड़। इसके अलावा पुराण महाकल्प है, इसके अलावा द्रविड़ीय महाकल्प है या द्राविड़ महाकल्प है, और इसके अलावा जो चौथा है वो है आर्य महाकल्प। आर्य महाकल्प में आपको सबसे पहले गोंडवाना समूह देखने मिला और आगे चल करके जुरैसिक, क्रिटेशियस, दक्कन ट्रैप इत्यादि देखने मिला। तो ये तो पूरा एक फ्रेमवर्क है, एक चार्ट है, जो कि एक स्टैंडर्ड आपका चार्ट आपके सामने है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चट्टानें हैं। और इनका अध्ययन भारतीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, भारतीय भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत या संरचना के अंतर्गत किया जाता है। पर आपको बता दें ये पूरा चार्ट जो है इससे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनते हैं। तो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जिससे बनते हैं हम बेसिकली उसी को यहाँ पर काउंटर अटैक करेंगे। यानी कि इतनी सारी जो चट्टानें हैं इन सभी का यहाँ पर अध्ययन करना उतना आवश्यक नहीं है। इसका अध्ययन हम विश्व भूगोल के अंतर्गत करते ही हैं। तो यहाँ पर हम केंद्र पर अपने रखते हैं ऐसे प्रश्न, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे हमारे एग्जाम में जो है हमारा सटीक उत्तर लग जाए और हमारा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी बन जाए, और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए ठीक है, हम इसका प्रारंभ करें। तो भारत की भूगर्भिक संरचना में दोस्तों हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपके सामने है। मुख्य तौर पर हमने जो अभी चार्ट में 4 अपने पोर्शन देखे थे, इसमें हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये आपकी हैं, और इन्हें ही एग्जाम में लगातार पूछा गया है। इनसे ही लगातार प्रश्न बनते हैं कि कौन सा धात्विक या कौन सा अधात्विक खनिज किस चट्टान में पाया जाता है, या कौन सी चट्टान किस राज्य में पाई जाती है। तो बेसिकली हमें इन्हें ही पढ़ना है, पर हम इसे इनके परिवार के साथ में अध्ययन करते हैं। देखिए, आर्कियन में मुख्य तौर पर 2 भाग भारत में देखने मिलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के। आप इसे ऐसे ही नोट कर लीजिएगा कि भाई आर्कियन क्रम की चट्टानों से 2 जो पार्ट हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले एक तो आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें ही हो गई, और दूसरा भारत में देखने मिलती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा दोस्तों एक पुराण समूह हमने देखा था यहाँ पर कि पुराण महाकल्प की चट्टानें, और पुराण महाकल्प की चट्टानों के अंतर्गत मुख्य तौर पर हमें देखने मिली कडप्पा क्रम की चट्टान और उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान। इसे भी हमने चार्ट में बखूबी देखा हुआ है। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े तो फिर हमें देखने मिला द्रविड़ीय
या द्राविड़ महाकल्प की चट्टानें। द्राविड़ महाकल्प की चट्टानों के अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ें आपने देखी चार्ट में, पर वो हमारे भारत के भूगोल के अंतर्गत उनसे चूंकि प्रश्न नहीं बने हैं और नहीं पूछे गए हैं, इस कारण से हम उसे यहाँ पर रोक भी सकते हैं, हम उसका बहुत कम अध्ययन भी करें तो भी हमारा काम यहाँ पर ठीक ठाक बन जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्य महाकल्प की चट्टानें। और आर्य महाकल्प में हम देखते हैं सबसे पहले हमें देखने मिलती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसके बाद दक्कन क्रम की चट्टानें और इसके बाद आगे चल करके टर्सरी और क्वाटरनरी भी आपकी इसी क्रम में आती है, यानी कि आर्य महाकल्प में आती है। तो मुख्य तौर पर हमें 4 महाकल्प देखने मिले, हमारा आर्कियन, पुराण, इसके बाद द्राविड़ और इसके बाद चौथा हमारा आर्य। और इसमें हमने देखा कि इसके अंतर्गत हमें मुख्य तौर पर इन 8 चट्टानों का अध्ययन करना है। और 8 में भी आपको बता दें दोस्तों कि मुख्य जो है आपके लिए वो 6 ही हैं, यानी कि स्टार्टिंग की जो 6 हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 बहुत कम पूछी जाती हैं, रेयर कंडीशन में पूछी जाती हैं। तो इन 6 को याद रखने का आपके पास बहुत अच्छा एक तरीका होगा और वो है अधाकु विगोध। आप देखिए, आप इसका आ ले सकते हैं, आपने लिया आ, यहां से आपने लिया दोस्तों धा जो पहला वर्ड है आपका, ठीक है। फिर आपने तीसरे में लिया कु, अधाकु। इसके अलावा आपने चौथे से लिया वी और इसके बाद इसमें से आपका है 5वें में से गो और लास्ट में है दोस्तों द, विगोध। तो जैसे ही आपने अपनी एक ये छोटी सी ट्रिक सामने रखी अधाकु विगोध, तो आपको भारत में या भारत के भूगोल या भारतीय परिदृश्य के अंतर्गत आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, जो महत्वपूर्ण क्रम है, वो सभी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे अधाकु में आ से हुआ आपका आर्किन, ध से धारवाड़, कु से कुड़प्पा, वी से विंध्यन, गो से गोंडवाना और दा से दक्कन। तो अधाकु विगोध, तो अधाकु विगोध से आपकी ये पूरे इस क्रम की चट्टानें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये कि हमने अभी जब स्टार्टिंग करी इस लेक्चर की, जब प्रारंभ किया, जो थोड़ा सा बोरियत भरा था, उबाऊ था, वहाँ पर हमने एक डेफिनेशन देखी कि आखिर हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसकी नींव कैसे पड़ती है, उसका फाउंडेशन क्या है। तो उसका फाउंडेशन हमको देखने मिलता है दोस्तों कि प्रारंभ में पृथ्वी क्या है। प्रारंभ में पृथ्वी आग का गोला है, रक्त तप्त है, और जब वो ठंडी होनी स्टार्ट होती है, जैसे उसमें शीतलन की क्रिया होती है, वैसे ही वहां पर क्या होता है, चट्टानों का क्रम प्रारंभ हो जाता है, चट्टानों का विकास होता है, चट्टानों का इतिहास। तो उस क्रम में दोस्तों न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व की इस धरातल पर, अर्थात इस पूरी पृथ्वी की धरातल पर जो महत्वपूर्ण चट्टान है और जो इसका नाम सबसे पहले हमें देखने मिलता है, वो चट्टान है आर्किन क्रम की चट्टान। अर्थात हमने कहा कि भाई सबसे जो प्राचीन चट्टान है, जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन भी आपके सामने लाया हुआ था, बीपीएससी या किसी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि आपको चट्टानों का क्रम रीअरेंज करना है प्रारंभ से लेके या प्राचीनतम से लेके नवीनतम की ओर। तो आखिर वो क्रम हमसे बनेगा कैसे, चाहे वो भारतीय परिदृश्य में हो या किसी भी धरती के लिए हो, चाहे संपूर्ण धरातल के लिए हो, हमारे संपूर्ण अर्थ या विश्व के लिए हो, आखिर वो प्रश्न हम कैसे फाइट करेंगे, उन क्वेश्चनों को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है हमें इसका सीक्वेंस याद हो। और ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस एक हम, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कि जो उलझी हुई एक गिट्टी है या गुत्थी, जब उसे सुलझा रहे होते हैं तो वो एक एक तार जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से। यही कारण है कि हम धीरे धीरे उसे सुलझाते हैं। वैसे ही यहाँ पर है कि जितनी आपकी चट्टानें हैं दोस्तों, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो कैसे, वो अभी हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने पाया कि भाई जैसे ही ठंडी हुई, जैसे ही हमारा वो हलवा ठंडा हुआ, ऊपर की जो परत आई, जैसे ही हमारे दूध में मलाई पड़ती, तो वो जो ऊपर की परत है वो है दोस्तों आर्किन क्रम की चट्टानें। यानी कि हमने जिस पृथ्वी में देखा कि जो हमारे इस धरातल का आग का गोला जब ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये आपका देखिए ये धरातल में ये पूरे में रक्त तप्त है एकदम बिल्कुल सूर्य की तरह। और नेक्स्ट जैसे ही ये ठंडा होना स्टार्ट होता है ये गैस का गोला, तो कहीं ना कहीं इसमें बाहर में ऐसी एक पपड़ी जमनी स्टार्ट हो जाती है। और अंदर क्या है, अंदर आज भी क्या है वो आपको पता है। अंदर क्या है दोस्तों, तो अंदर हम भली भांति जानते हैं कि अंदर जो है हमारा वो लिक्विड है, गैस है, इत्यादि इत्यादि। यानी कि आज भी वैसी ही स्थिति है जैसे प्रारंभ में थी अंदर। तो कहीं ना कहीं जब आप इसे देखते हैं तो ऊपर की जो परत है जिसे हम भूपर्पटी नाम दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो आप इसे एक बात समझिए जो इंपॉर्टेंट है, वो ये भाई ये एक दिन का मोहताज नहीं है। भूगोल एक दिन का मोहताज नहीं, जैसे इतिहास कोई भी विषय आप ले लो एक दिन का नहीं, लेकिन भूगोल की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये करोड़ों वर्ष लग जाते हैं एक छोटी सी क्रिया होने में। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भारत या भारतीय जो प्लेट है या जो इंडियन प्लेट है, ये कहीं ना कहीं मूव कर रही है अपने नॉर्थ ईस्ट की ओर, उत्तर पूर्व की ओर।
इसे हमने देखा हुआ है। यदि आप इसके विषय में नहीं जानते हैं तो आगे आने वाले चैप्टरों में आप इसे भी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, या एग्जाम्पल के लिए हिमालय हम देख रहे हैं कि हिमालय की लंबाई निरंतर बढ़ रही है, तो क्या ये एक दिन में हो रहा है? क्या ये रातों रात हो रहा है? नहीं, करोड़ों वर्षों में वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के थोड़ी सा उसमें चेंजेस आता है। तो ठीक ऐसा यहाँ पर भी है कि बहुत सारे वर्ष के बाद ये देखने मिला कि भाई ऊपर की जो परत है वो कठोर होनी स्टार्ट हुई, सख्त होनी स्टार्ट हुई। तो ये जो जब सख्त हुई है दोस्तों, ये जो आपका सबसे ऊपरी वाला भाग है, अब वो पूरी पृथ्वी में चारों तरफ जहाँ जहाँ आपका लैंड एरिया है, यानी जहाँ जहाँ स्थल है, स्थलखंड है, वहाँ पर जब ये चट्टान वाली बात आई तो वो आपका कहलाया आर्कियन क्रम की चट्टान है। कि सबसे पहली चट्टान आपकी कौन सी हो गई? आर्कियन क्रम की चट्टान। अब देखिए आगे के क्रम में क्या होता है, अब जब चट्टान आपकी बनी तो भाई चट्टान में क्या होगा, अब धीरे धीरे ठंडक आ चुकी है, अब धीरे धीरे आपका जो वातावरण है इस अर्थ का वो वातानुकूलित हो रहा है मौसमों के लिए। अब मौसम आपका क्या कर रहा है दोस्तों, वहाँ पर अब बारिश होगी, मान लीजिए जब बारिश हुई या इत्यादि जो भी प्रोसेस हुई, नेचुरल प्रोसेस सारी की सारी, तो इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के चलते या इन विवर्तनिक हलचलों के चलते, जब हम दोनों को लेकर के चलते हैं साथ में, तो इससे होता ये है कि कहीं ना कहीं अब ये जो आपकी चट्टान की जो प्रकृति है, ये चट्टान का जो नेचर है, ये कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट होने का जो प्रमुख कारण है वो है इसमें टेम्परेचर, इसका जो कंडीशन, जो एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब इस चट्टान का अपक्षय और अपर्दन होगा और उसके बाद जो निक्षेपण होंगे दोस्तों, उन अपर्दन यानी कि एरोजन वगैरह के चलते अब दूसरी चट्टान का निर्माण होगा और इसी क्रम में फिर धीरे 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 विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान से, और आर्कियन के बाद दोस्तों हम धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन सभी क्रम की चट्टानों को निरंतर इसमें पढ़ते चले जाएंगे। आपको यहाँ से बनने वाला एक प्रश्न भी समझ में आ ही चुका होगा कि भाई सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान। और सबसे नवीनतम की हम बात करें तो हमें क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें सबसे नवीनतम नजर आ रही हैं। तो आपका ये सीधा प्रश्न जो बनेगा वो यही होगा कि सबसे प्राचीन से नवीन या नवीन से प्राचीन की ओर आप इसे रीअरेंज कीजिए। तो हम एक बार इसे और रिकॉल कर लेते हैं। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, यहाँ तक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी ये पूछी जा सकती है, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। टर्सरी क्रम की चट्टानें और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे अब हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानों का, और इसके अलावा हम सीक्वेंस से सभी कुछ कवर करते चले जाएंगे। तो आर्कियन क्रम के विषय में हमने एक जो महत्वपूर्ण बात जानी वो ये कि जब सबसे पहले हमारी पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले जो चट्टान का विकास हुआ वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अब आर्कियन क्रम की चट्टानों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन्हें आप जरूर क्रमबद्ध तौर पर नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारे लिए एक बिंदु निकल करके आता है, वो ये है कि ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। डेफिनेटली इसका अध्ययन हमने किया कि भाई सबसे पहले इसका ही विकास हुआ तो ये सबसे प्राचीन तो है ही, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगला, ये मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है। निश्चित तौर पर पुरानी है क्योंकि उस समय पे जीवन संभव नहीं था जब इसका विकास हुआ। तो आप ये भी नोट करते चले जाएंगे और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो आराम से समझ में आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूर्णतः अजैविक है। निश्चित तौर पर जब उस समय पे जैव है ही नहीं, यानी जीव है ही नहीं, तो ये अजैविक तो होगी ही होगी। तो आपका ये पॉइंट भी यहाँ पर जो इसी से जुड़ा हुआ है जो कि क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि जीवाश्म का अभाव है। ये पॉइंट भी आपका इसी मानव जीवन वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि हाँ अजैविक है, जीवाश्म का अभाव है, मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है ये चट्टानें और यही सबसे प्राचीन है। और जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हमने पाया कि अब ये जो चट्टान है, जो सबसे प्राचीन चट्टान है, ये अत्यधिक रूपांतरित भी हमें देखने मिल रही है। आप इसे रूपांतरित या कायांतरित लिख सकते हैं। देखिए चट्टानों को हम विश्व भूगोल में पढ़ेंगे, पर आपको यहाँ पर बता दें कि चट्टान के अंतर्गत हम देखते हैं मुख्य तौर पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, एक आग्नेय, दूसरी अवसादी और तीसरी कायांतरित। इंग्लिश में इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो जो आग्नेय चट्टान है दोस्तों वो यही चट्टानें हैं, यानी आर्कियन क्रम की चट्टानें ही आग्नेय चट्टान के रूप में हमें देखने मिलती है, जो कि हमारी सबसे पहली चट्टान है, जो कि सबसे ऊपरी चट्टान है। फिर इसके बाद की जो चट्टान है जैसे सेडिमेंट्री हमने देखी, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण हुआ दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपकी आर्कियन चट्टानों के क्रम के बाद ही हुआ है। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनका ही जो रूपांतरण है वो अवसादी के रूप में हमें देखने मिला। और जब ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अत्यधिक ताप और दाब के चलते जब इनकी काया में परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए, 2 मिनट पीछे ले जाइए और सुनिए, तो ये सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं जब हमसे प्रश्न बनेगा कि आप ये बताइए कि अत्यधिक रूपांतरित चट्टान कौन सी है,
तो हम निश्चित तौर पर आंसर लगा देंगे कि हमारी जो अत्यधिक रूपांतरित जो चट्टान है या कायांतरित जो चट्टान है वो हमारी आर्कियन क्रम की ही चट्टान है, जो सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या हुई होंगी, रूपांतरित हुई होंगी, जिनके रूप में परिवर्तन आया होगा, कायांतरित हुई होंगी, जिनकी काया में परिवर्तन आया होगा। देखिए इसे भी हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो भी स्किन है, जो भी आपकी त्वचा का रंग है, फेयर है, डल है, जो जैसा भी है, आपका वो स्किन का रंग मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा फेयर है, अब उसे आप लगातार धूप में बैठा दीजिए 2 से 4 घंटे के लिए, उसकी काया में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि फेयर, बस और भी विशेष किस्म की स्थितियाँ, मान लीजिए आप किसी जगह पर उसे बंद करके बहुत ज़्यादा ताप देने लगे, अत्यधिक ताप, सूर्य की भी प्रकाश में क्या मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश में भी ताप ही मिल रहा है, और यदि आप टेम्परेचर हाई कर देंगे सब कुछ बदल जाएगा। आप देखिए अगर हम इसी तन में आग देते हैं, ठीक है, जैसे हमने आग लगाया तो काया में परिवर्तन आ गया, सब कुछ जलकर राख, कुछ नहीं बचा, हाड़ मांस जितना जो कुछ है सब खत्म, काया में परिवर्तन आ गया। इतना बड़ा शरीर सिमट करके इतने से उसमें सम्मिलित हुआ, आपका इतना सा बचा है, राख हो गया। तो वो क्या था, वो काया में परिवर्तन। ऐसे ही तो ये चट्टानें हैं दोस्तों। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं तो आपके ये पॉइंट क्लियर होते हैं कि भाई आर्कियन क्रम की चट्टानें ही सबसे प्राचीन है, मानव जीवन से भी पुरानी है, जीवाश्म का अभाव है, अजैविक चट्टानें हैं, और अत्यधिक रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें भी यही हैं। नेक्स्ट, ये चट्टानें अत्यधिक कठोर हैं, और कठोर होने के चलते इनका दोहन आसानी से नहीं हो पा रहा है, दोहन इनका कठिन है, तो अत्यधिक कठोर चट्टानें भी यही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम पाते हैं दोस्तों वो ये कि कहीं ना कहीं ये चट्टानें जो हैं इनमें धात्विक और अधात्विक खनिज सभी पाए जाते हैं, पर अब चूंकि दोहन करना मुश्किल है, कठिन है, अत्यधिक कठोरता के चलते, भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी जगह पर भारत सरकार का हो या आपका पैसा हो, किसी का भी पैसा हो या हमारा हो, हम वहाँ पे तभी इन्वेस्ट करेंगे जब हमें उतना वहाँ से लाभ हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं किसी भी धातु की या अधातु की, तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में सभी जगह पर सभी प्रकार की धातुएं अधातुएं उपलब्ध हैं। पानी हर जगह पर है। अगर हम पानी को ले लें एग्जाम्पल के लिए, मैं सोना चांदी सबको छोड़ दो, आप तो पानी देखो भाई। पानी के लिए हम क्या करते हैं, हम बोर करवाते हैं, पर पानी तो है, पर कुछ जगह पर बोर में 20, 25, 30 फीट में, 50 फीट में, 100 फीट में बहुत अच्छा पानी, और कुछ जगह पर 600 फीट का बोर हो रहा है और पानी ही नहीं निकल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पानी है, पर और नीचे जाना होगा आपको। तो अब आप स्वयं सोचिए कि आपको 20, 40 या 50 या 100 या 150 फुट में अगर पानी मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे से पानी निकालना बेटर है या 800 फुट तक का बोर कराने में बेटर है। तो यही कारण है कि हम इसका दोहन नहीं करते हैं। भाई यहाँ पे आपकी लागत ज़्यादा लगने वाली, पर ये यहाँ धात्विक और अधात्विक सभी प्रकार के खनिज भी उपलब्ध हैं, पर इनका हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सभी चट्टानों का आधार बनाती हैं ये चट्टानें। कौन सी चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आधार बनाती का मतलब ये है कि ये बेसमेंट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आधार सम्मिश्र करके आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस चट्टान को बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, या तो बेसमेंट कॉम्प्लेक्स कह दिया जाएगा या आधार सम्मिश्र, या इसके अलावा क्या बोल दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सभी चट्टानों का आधार बनाती है। तो ये आपका आंसर जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टान। देखिए आधार है कुछ इस हिसाब से कि इसी चट्टान के बाद ही इसी चट्टान के अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण से, अर्थात इसकी टूट फूट से दोस्तों, इसकी टूट फूट से जो टूट फूट हुई, पानी से जो बहा करके आगे लेकर के गए, अब उसमें कुछ समय के बाद ताप और दाब के चलते और एक जो प्रोसेस है नेचुरल, उसके उपरांत वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, धीरे 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 वो भी एक चट्टान का रूप धारण करना स्टार्ट हुआ। और फिर जब वो चट्टान बनी तो वो दूसरे क्रम की चट्टान कहलाई, ये दूसरे क्रम की चट्टान है। तो जो बेस है वो तो यही है। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है हमारा फोलिएटेड भी है ये चट्टान, यह अत्यधिक भ्रंशित है, पातालिक लक्षणों से युक्त है ये चट्टान। तो ये सभी इससे जुड़े हुए बिंदु हैं जो आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात हुई इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की, और अब हम बात करते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ किन किन स्थानों में पाई जाती हैं। आगे बात की जाए कि आखिर आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पर भारत में पाई जाती हैं और इनसे और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक और फैक्ट वो ये कि आंतरिक शक्तियों का अत्यधिक प्रभाव इन चट्टानों पर पड़ा है, जैसा कि हम पहले भी देखते हुए आ रहे थे। आंतरिक शक्ति का तात्पर्य दोस्तों टेक्टोनिक एक्टिविटीज, यानी कि वलन, भ्रंशन इत्यादि का भी इसमें अत्यधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, और उसी का परिणाम है कि ये चट्टानें हमें वर्तमान में किस रूप में देखने मिल रही हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये चट्टानें हमें मुख्य तौर पर नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट के रूप में देखने मिल रही है। मतलब एक प्रश्न हमारा कुछ इस हिसाब से बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में मुख्य तौर पर हमें किस किस रूप में देखने मिल रही हैं। तो वो आपके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से 3 आपके ये हैं और जो नहीं है वो आपको चयनित करना हो सकता है। तो नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट। अब बात ये की जाए
आगे कि ये कहाँ कहाँ भारत में पाई जा रही हैं, तो मुख्य तौर पर दोस्तों इसके विषय में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आप इसके प्लेस से रिलेटेड है उसे नोट कर लीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का लगभग 2/3 भाग आर्कियन क्रम की चट्टानों से घिरा हुआ है, या आर्कियन क्रम की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर विस्तृत हैं। अब बात ये आती है कि आखिर ये प्रायद्वीपीय भारत कहाँ से लेके कहाँ तक का है, तो देखिए ये आपका गुजरात वाले एरिया से लेकर के ये पूरा जो आपका तटवर्ती है दोस्तों, ये आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है, पेनिसुलर ऑफ इंडिया। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत का भी आपका ये यहाँ से लेकर के आप ऊपर बढ़ेंगे और मेघालय तक जाता है। मतलब आपका ये मैप में आप देख सकते हैं पूरा ये एरिया कवर करते हुए आपका कोस्टल लाइन यानी कि तटीय क्षेत्र आपका पूरा कवर करते हुए ये मेघालय तक जाता है। तो मेघालय में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट, भाई प्रायद्वीपीय भारत में ही क्यों, तो देखिए प्रारंभ में ये भी आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर पाई जाती है और इसे याद रखना भी बहुत आसान है दोस्तों। हम सभी जानते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे हम यहाँ जरूर इसकी चर्चा करें। हालांकि इसके विषय में हम सबसे ज़्यादा अध्ययन करते हैं अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विषय में, हैरी हेस का जो है, जब हम हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कर रहे होते हैं तो वहाँ पर दोस्तों हम इसका सबसे ज़्यादा अध्ययन करते हैं और इसका जो अध्ययन है वहीं पर ज़्यादा उचित है। पर अभी चूंकि आवश्यकता है इस कारण से हम इसकी चर्चा कर लेते हैं एक छोटी सी। तो जो सबसे शुरुआत की यदि हम बात करें दोस्तों, जैसा हमने पाया कि भाई चट्टानों का सबसे पहला जो क्रम आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो उस समय पे यदि हम भारत को देखें कि हमारा भारत कैसा था, तो आपको बता दें कि सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये आपका पूरा एरिया, और हम जानते हैं कि ये आपका अर्थ है ना, और इस अर्थ में भी हम जानते हैं दोस्तों कि स्थल का भाग जो था वो बीचों बीच में था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पेंजिया के नाम से जानते हैं। जबकि अगल बगल में जो आपका ये वाटर एरिया है, इस पूरे लैंड एरिया के अगल बगल में जितना जो कुछ भी है, ये सभी एक था जिसे हम पेंथालासा के नाम से जानते थे। तो एक तो आपका हो गया पेंजिया। पेंजिया क्या है, पेंजिया आपका लैंड एरिया है, जबकि पेंथालासा क्या है दोस्तों, पेंथालासा आपका वाटर वाला एरिया है। ये स्थल खंड आपका दोस्तों क्या है, ये है पेंजिया। अब आगे चल करके क्या होता है, आगे चल करके इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के चलते, विवर्तनिक हलचलों के चलते ये ब्रेक होता है और टूटता है, और फिर कहीं ना कहीं आपको देखने मिलता है प्रायद्वीपीय भारत वाला, यानी कि आपको इससे अलग होने की स्थिति में बहुत सारे प्लेटें देखने मिलती हैं टूटी फूटी। आप इस ओर देखेंगे आपका उत्तरी अमेरिका आ जाता है, यहाँ नीचे की ओर दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ऊपर में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमने पाया कि यही जो पेंजिया है जब ये ब्रेक हुआ तो ये 2 भागों में बट गया। ये कुछ इस हिसाब से दोस्तों 2 भागों में टूट जाता है। और टूटने का प्रमुख कारण क्या है, तो टूटने का प्रमुख कारण है विवर्तनिक हलचलें। तो आप इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रारंभ में हमारी संपूर्ण पृथ्वी जो हम देख रहे हैं इसका स्थल भाग जुड़ा हुआ था जिसे हम पेंजिया कह रहे थे, और जल भाग पूरा कनेक्ट था जिसे हम पेंथालासा कह रहे थे। यानी कह सकते हैं कि पेंजिया क्या है, पेंजिया महाद्वीप है, और पेंथालासा क्या है, पेंथालासा महासागर है। मतलब सभी महासागर जुड़े हुए थे, सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे। अब जब ये टूटते हैं प्रारंभ में तो ये 2 भागों में टूटते हैं। ऊपर का भाग हमारा कहलाता है दोस्तों अंगारा लैंड, और नीचे का भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। नीचे का भाग क्या है दोस्तों, तो ये है गोंडवाना लैंड। लैंड का मतलब कि भाई स्थल के भाग, और अगल बगल में क्या है, अगल बगल में अभी भी इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो ये पूरा आपका पानी वाला एरिया है। अब देखिए होता क्या है, यही पानी बीच में भी आ गया अब, क्योंकि भाई बीच से टूट गया है, तो बीच का जो भाग कहलाया ये आपका कहलाया टेथिस सागर। ये कौन सा सागर है, ये भी प्रश्न बनता है, तो ये आपका कहलाता है टेथिस सागर। अब देखिए और आगे क्या होता है इसी क्रम में, अब इसी क्रम में ये और आगे भी टूटते हैं, यानी कि अंगारा लैंड भी अभी ब्रेक होगा, गोंडवाना लैंड भी अब ब्रेक होने वाला है। जब दोस्तों अंगारा लैंड टूटता है तो अंगारा लैंड के टूटने से होता ये है कि ग्लोब में आप मैप में यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर के जितने भी आपके कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, वो सभी अंगारा लैंड के ही भाग हैं, और जो इक्वेटर के नीचे के हैं ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग हैं। यानी कि ऊपर का आपका नॉर्थ अमेरिका अंगारा लैंड का भाग है, जबकि साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया अंगारा लैंड का भाग है। अफ्रीका दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक ऐसे ही भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो आपका ये एरिया है इतना, ये आपका यहाँ से इतना वाला एरिया दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग था। गोंडवाना लैंड यानी कि नीचे का, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस वाले भाग में रहा होगा हमारा भारत यहाँ, या और हम इसे कह सकते हैं ऐसे साइड में। लेकिन ये टूट करके ब्रेक हो करके विवर्तनिक हलचलों के चलते जब टूटा तो पहली परिदृश्य ये है।
आपका, दूसरा आपका ये रहा अंगारा गोंडवाना के रूप में, तीसरा आपका कैसा हुआ दोस्तों, तो तीसरा वो जो आपकी अलग अलग प्लेटें जो मूव कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और चौथा जो सीन जो अभी हम वर्तमान में देख पा रहे हैं कि हमारा भारत जो है इस गोंडवाना से यानी कि इस वाले भाग से टूट करके और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाते हुए, उत्तर पूर्व की ओर जाते हुए, और अब कहाँ जा चुका है, उत्तरी गोलार्ध में जा चुका है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जा चुका है, और जा करके अब ये यूरेशियन प्लेट से जा करके कनेक्ट हो चुका है। तो ये पूरी गाथा है जिससे हमें ये सीखने मिल रहा है दोस्तों। इस कहानी का सारांश ये है कि हमारा जो है भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ये अत्यंत प्राचीन है, और यही वो भाग है जो इस गोंडवाना लैंड का भाग था। और गोंडवाना लैंड इन द सेंस कि यही पेंजिया का भी एक पार्ट था। और पेंजिया का तात्पर्य ये हुआ कि भाई जब सबसे पहली चट्टान हुई यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो वो हमारे यहाँ पर मुख्य तौर पर कहाँ पर देखने मिलेंगी, वो देखने मिलेंगी हमारे प्रायद्वीपीय भारत वाले भाग में। जबकि बाकी जो क्षेत्र है वो नवीन है, वो बाद का क्षेत्र है। सबसे पुराना कौन है, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट आप देखिए, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो आर्कियन क्रम की चट्टानों का आपका प्लेस है दोस्तों जो पाई जा रही है, वो कहाँ पर पाई जा रही है, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय वाला भाग ही है। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। तो देखिए अब समझना बहुत आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि भाई हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो ये एरिया था इतना, और ये जो आपका ट्राइंगल शेप का एरिया है यही आपका प्रायद्वीपीय भारत है, और इसी प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर कौन सी चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। आप इन्हें क्रमशः नोट कर लीजिए। तो ये आपके वो प्लेस रहे दोस्तों भारत में, प्रायद्वीपीय भारत के, जहाँ पर मुख्य तौर पर आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें वर्तमान में भी देखने मिल रही हैं। यानी कि आपको ये नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट जो जिन एरियो में मिल रहा है वो यही क्षेत्र हैं जो कि आपके आर्कियन क्रम की चट्टानों वाले भाग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पूरा बेस है यानी कि ये जो आधार है जहाँ पर बाद की भी क्रम की चट्टानें हमें देखने मिल रही हैं, वो आर्कियन क्रम की ही चट्टानों का है। यानी कि ये जो पूरा एरिया आपका प्रायद्वीपीय भारत है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही निर्मित है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि भाई कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए आपका साउथ की ओर में, तो मुख्य तौर पर इसने जो कवर किया हुआ है वो, अब हम जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है हमारा केरल है दोस्तों, तो इस केरल को भी इसने टच किया हुआ है। नेक्स्ट तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक वाले एरिया में भी है, तेलंगाना आपको मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। तो ये आपके चारों पांचों कंप्लीट होते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए मैप में कमांड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एसी प्लेलिस्ट के सेकंड जो लेक्चर है उसमें आपको सभी प्रकार के आपके जो प्रदेश हैं और उनसे जो भी सीमावर्ती आपके प्रदेश हैं ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो कॉन्सेप्ट बार बार आप मैप बनाइए। सबसे पहले हमें देखने मिलेगा केरल, फिर इसके बाद तमिलनाडु, ऊपर की ओर में आप जाएंगे तो आपको कर्नाटका मिल जाएगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पूर्व वाले भाग में पूर्वी तट पे आंध्र प्रदेश, और ऊपर आपको तेलंगाना भी देखने मिल रहा है। यानी कि आपका ये एरिया इन पांचों को कवर करता है, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर नेक्स्ट जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको देखने मिलता है ये ब्लॉक आपका किसे कवर कर रहा है दोस्तों, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो यानी कि छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर का पठार, इस ब्लॉक को भी कवर करती हैं ये चट्टानें। फिर थर्ड पॉइंट हमें देखने मिलता है ये राजस्थान वाले एरिया में, राजस्थान गुजरात का अरावली वाला जो भाग है इस जगह पर भी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने मिलेंगी। और मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो भाग है यानी कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी, इस वाले ब्लॉक में भी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने मिलती हैं। तो बेसिकली आपको ये सारे पॉइंट नोट करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेघालय। मेघालय में भी आपको ये क्रम की चट्टानें देखने मिल रही है ना कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पर, मेघालय, जो आगे चल करके इस बात को प्रमाणित करेंगी कि मेघालय की भी जो चट्टानें हैं या मेघालय की जो पहाड़ी हैं वो हिमालय का भाग नहीं है, वो किसका भाग है, वो प्रायद्वीपीय भारत का ही पोर्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके आर्कियन क्रम की चट्टानों से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 3 प्रश्न अब और इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। पहला ये कि ये जो एरिया है ये आपका कहलाता है नीलगिरी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। पहला तो ये कि भाई नीलगिरी नीस के नाम से जानी जाती हैं यहाँ की ये चट्टानें, नीलगिरी नीस, ठीक है। नेक्स्ट ये एरिया कहलाता है छोटा नागपुर वाला, तो आप इसे कह सकते हैं छोटा नागपुर वाले जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं बंगाल को भी करता है कवर। तो आपका ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये कहलाता है बंगाल नीस के नाम से, यानी कि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो बंगाल नीस के नाम से जानी जाएंगी। ये हो गया नीलगिरी नीस। और इस एरिया में आ जाएगा दोस्तों आपका बुंदेलखंड नीस, बुंदेलखंड नीस। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। 3 रूप में हमें ये देखने मिली आंतरिक शक्तियों के अत्यधिक प्रभाव के बाद, नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट। इसमें भी नीस जो है दोस्तों ये भी आपको 3 प्रकार से देखने मिला, 3 भागों में, जिसमें इंपॉर्टेंट है नीलगिरी नीस, बुंदेलखंड नीस और इसके अलावा बंगाल नीस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें कंप्लीट होती हैं। और अब हम आगे अध्ययन करते हैं इसके बाद का क्रम यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जैसे ही हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण है, हमने जब सुना या हमने जब उसका अध्ययन किया कि भाई पहले पेंजिया था फिर पेंथालासा हमने देखा वहाँ पर, इसके अलावा पेंजिया से ही 2 भाग टूटे।
आपका एक गोंडवाना, एक अंगारा। तो हम वहाँ पर देख पा रहे थे कि आगे चल करके जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि जो आर्कियन की चट्टानें जो हमने देखी जब प्रायद्वीपीय भारत में, तो प्रायद्वीपीय भारत अभी टूटा नहीं है वहाँ से। अभी वो कहाँ है? अभी भी वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। और उसी क्रम में आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों, ये अत्यधिक अपर्दित होकर के, यानी कि इनमें जब अपक्षय और अपर्दन की क्रिया संपन्न होती है, इनका निक्षेपण होता है, उसके उपरांत जो आपकी प्राथमिक अपर्दन के उपरांत जो चट्टान बनती है वो कहलाती है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण देखते हैं जब हम निर्माण के क्रम में, तो सबसे पहले कैसे हुआ? तो यही आपकी क्या है? आर्कियन क्रम की प्राथमिक अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित चट्टानें हैं। तो एक तो प्रश्न आपका यही हो गया कि इनका जो निर्माण हुआ है, इसके निर्माण के क्रम में वह किन चट्टानों से हुआ है? तो वो हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों से। नेक्स्ट पॉइंट धारवाड़ क्रम की चट्टानों से रिलेटेड वह यह है कि ये प्रथम अवसादी या परतदार चट्टानें हैं। अब देखिए अवसादी या परतदार कैसे भाई वहाँ से निर्माण होता है इसका? कैसे? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से। अब जब ये जा करके अपक्षित होकर के, अपर्दित होकर के चट्टानें या इनकी टूट फूट कहीं जाकर के एक जगह पर ठहरती हैं, तो वो परतदार रूप में होती चली जाती हैं, दबते चली जाती हैं, और वही आपकी क्या कहलाती हैं? परतदार या अवसादी चट्टानें। तो सबसे पहली परतदार और अवसादी कौन सी होगी भाई? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्योंकि इनका अवसादन या परतदार जो क्रम हुआ है ये किससे हुआ है? ये हुआ है आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानों से। नेक्स्ट पॉइंट पर हम पहुंचते दोस्तों अब इसके नामकरण पर, कि आखिर इसका नामकरण धारवाड़ कैसे पड़ा? तो कर्नाटक के जिले हैं धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा, और इन्हीं जगहों पर सबसे पहले ये चट्टानें हमें देखने मिली। यही कारण है कि इसका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के आधार पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये कि इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव देखने मिलता है। अब देखिए आर्कियन क्रम की ही चट्टानें हैं, पुरानी ही चट्टानें हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी वही विशेषता है जो आर्कियन क्रम की चट्टानों में है, यानी कि उसमें भी जीवाश्म का अभाव और इसमें भी जीवाश्म का अभाव। वहां भी धात्विक अधात्विक दोनों खनिज मिल रहे हैं, इसमें भी मिल रहे हैं, पर बात सिर्फ इतनी है कि वो अत्यधिक कठोर है, इस कारण से वहां पर इनका दोहन संभव नहीं था, पर यहां पर इनका दोहन संभव हो जाता है। और जैसे ही दोहन संभव हो जाता है दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न चट्टानें यही चट्टानें बन जाती हैं, क्योंकि इनमें आपको सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे ऐसे खनिज हैं, ऐसे धात्विक अधात्विक खनिज हैं जो इससे प्राप्त होते हैं, और ये आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जिस क्रम की चट्टानों में सोना पाया जाएगा निश्चित तौर पर वहां पर अर्थ ज्यादा है, यानी कि वह आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होंगी। तो आप ऐसे भी इसका आंसर लगा सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो अरावली पहाड़ियों का जो निर्माण है वो इसी धारवाड़ काल में ही हुआ दोस्तों। और यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अरावली पर्वत एक मोरदार पर्वत है, संसार का सबसे पुराना मोरदार पर्वत प्रश्न पूछा जाए तो आपका अरावली पर्वत ही है। और इसका निर्माण किस काल में हमें देखने मिला? तो धारवाड़ काल में ही हमें देखने मिलता है। तो यहाँ पर आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें आगे चर्चा करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती हैं और इनसे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे आप नोट भी कीजिए। सबसे पहले तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आपके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट हमने देखा कि कर्नाटक वाला प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक में हमने देखा कि कर्नाटक में कोलार और हट्टी की यहाँ पर खाने भी आपको देखने मिलेंगी, है ना, कर्नाटक। तो कर्नाटक का प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कर्नाटक के अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो कर्नाटक के अलावा राजस्थान में भी है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी, इसके अलावा तेलंगाना वाला ब्लॉक, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है वो ये कि अरावली श्रेणी, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा, अरावली श्रेणी। नेक्स्ट बालाघाट रेस, बालाघाट के अलावा रीवा, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय पठार। देखिए मेघालय पठार हमें पहले से ही जानकारी है, मेघालय आपका ये है और यहाँ पर भी आपका प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो चूंकि मेघालय के पठार को भी कवर करता है और वह जो प्लेस है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के उपरांत ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी वो क्रम की चट्टानें आपकी देखने मिल रही हैं, यानी कि मेघालय की मिकिर जो पहाड़ी है वो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आपको वहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने मिलती हैं। तो आपका मेघालय पठार भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये कि आपको इसको हाईलाइट करके रखना है, ठीक वैसे ही जैसे आपको यहाँ पर एक मैप देखने मिल रहा है, इसी जगह पर इन्हीं लोकेशन पर आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य तौर पर देखने मिलती हैं। नेक्स्ट दोस्तों कुछ और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आपके यहाँ की कुछ खाने हैं जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। जैसे कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खानों से हमें सोना मिलता है और यह सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही मिलता है और यही कारण है कि ये आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न और महत्वपूर्ण चट्टानें कहलाती हैं। नेक्स्ट
बेल्लारी और चिकमंगलूर से लोहा मिलता है। झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग से भी लोहा। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला की खानें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी आपको लोहा मिलेगा। और नेक्स्ट है उड़ीसा के संभलपुर और सुंदरगढ़ से मैग्नीज मिलता है इन्हीं क्रम की चट्टानों में। आपको बता दें कि ये जो हमारी जितनी भी खानें हैं, हम इसका अध्ययन अपने खनिज वाले अध्याय में भी करेंगे, यानी कि भारत में जब हम खनिज देखेंगे तो वहाँ पर भी हमारी इन चट्टानों का अध्ययन होगा। पर अभी चूंकि इसकी चर्चा हो रही है तो हमने यहाँ पर भी इसका जिक्र कर लिया। यहाँ क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहा, तो यदि हम बात करें तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई इसका प्लेस क्या है, इसका लोकेशन क्या है। तो आज दोस्तों हम इन दो चट्टानों का अध्ययन कर चुके हैं, इन दो क्रम का अध्ययन कर चुके हैं। इसके आगे का जो क्रम है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे, क्योंकि यह वीडियो अब हो रही है लंबी, तो थोड़ा सा पढ़ने में समस्या होती है ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस में, तो इसे हम अभी रोकते हैं इसी पार्ट में। और नेक्स्ट जो हमारा होगा दूसरा पार्ट, हम उसमें अध्ययन करेंगे बचे हुए शेष जितनी भी हमारी चट्टानें हैं। तो आज हमने जो जो पढ़ा हम उसका एक सरसरी तौर पर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि आखिर चट्टानें क्या है। तो चट्टान या भूगर्भिक जो हम यहाँ पर इतिहास देख रहे हैं या संरचना देख रहे हैं भारत का, तो वो क्या है उसके विषय में हमने जाना। नेक्स्ट जब हम उस क्रम में पढ़े तो हमने देखा कि मुख्य तौर पर भारत में हमें 8 ही चट्टानों का अध्ययन करना होता है, जिसमें से 6 मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, अधाकु, विगोद, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा। इसके अलावा हमने देखा विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन। दक्कन के बाद हमने टर्शरी भी देखा, क्वाटरनरी भी देखा। नेक्स्ट जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पाया कि हमारी जो पृथ्वी है वो शुरू में आग का गोला थी, और जब वो ठंडी हुई तो सबसे पहले जो चट्टान बनी वो थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। और आर्कियन क्रम की चट्टानों से जुड़े हुए जो भी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उन्हें कवर किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। जो बेसमेंट है, जो हमारा जो आधार है, वो आर्कियन क्रम की चट्टानें ही हैं। नेक्स्ट हमने इसके बाद धारवाड़ को देखा, और धारवाड़ के विषय में हमने पाया कि भाई जो चीज़ आर्कियन में है वही विशेषता धारवाड़ में भी है, बस से फर्क सिर्फ इतना है कि आर्कियन में हम उसका दोहन नहीं कर पाए और धारवाड़ में हम उसका दोहन कर ले गए। और चूंकि दोहन कर ले गए दोस्तों, तो धारवाड़ हमारी आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा संपन्न चट्टानें हो गई। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।